हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं 10th क्लास के अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 24, जिसका नाम है उपभोक्ता जागरूकता। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमें यह समझना है कि उपभोक्ता क्या होती है, वस्तुएं सेवाएं क्या क्या होती है, उपभोक्ता के संरक्षण के लिए किस किस प्रकार की संस्थाएं चलती है, उपभोक्ताओं के क्या अधिकार है, उपभोक्ताओं के क्या उत्तरदायित्व है। तो शुरू करते हैं और समझते हैं उपभोक्ता जागरूकता को। लेकिन इस चैप्टर को समझे उससे पहले कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। पहली परिभाषा है उपभोक्ता कौन होता है। क्या है उपभोक्ता? वो हर व्यक्ति जो चीजों का उपभोग करता है, जो सेवाओं का उपभोग करता है। मैं मार्केट गया, मैंने 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट लिया, तो मैं उपभोक्ता हो गया हूं, मैं एक कंज्यूमर हूं, उस चीज को मैंने खरीदा है। तो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का क्रेता होता है। क्रेता मतलब खरीदार। दूसरी परिभाषा है वस्तुएं और सेवाएं क्या है। वस्तुएं वे उत्पाद है जिनका विनिर्माण मतलब जिनको बनाना या फिर इसका उत्पादन किया जाता है और उपभोक्ताओं को खुदरा और थोक विक्रेताओं के माध्यम से बेचा जाता है। वस्तुएं वो हर चीज है जिसका उत्पादन या विनिर्माण किया जाता है और वो उपभोक्ताओं को बेची जाती है, मुख्य रूप से खुदरा विक्रेताओं द्वारा या थोक विक्रेताओं द्वारा। जैसे कि मैं अपने पास की किराना की दुकान पे जाके बिस्किट लेके आता हूं, तो मैं खुदरा रूप से एक बिस्किट का पैकेट लाया हूं, जबकि वो ही दुकानदार जिससे मैंने बिस्किट खरीदा है, वो तो बड़ी मात्रा में बिस्किट खरीदेगा। तो कहां से खरीदेगा? वो भी किसी दूसरे विक्रेता से खरीदेगा और दूसरे विक्रेता को बोला जाएगा थोक विक्रेता। थोक मतलब बड़े माल में ज्यादा सामान दिया जा रहा है, वो है थोक विक्रेता। तो यानी कि वस्तुएं वो सारी चीज है जिसका विनिर्माण या उत्पादन किया जाता है और जिसको खुदरा या थोक विक्रेता के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। दूसरा है सेवा। सेवा का मतलब क्या है? सेवा से अभिप्राय किसी भी प्रकार की सेवा जो उपभोक्ताओं को अलग अलग सुविधाएं प्रदान करती है। कौन कौन सी सुविधाएं? जैसे कि बैंकिंग सुविधा। हम बैंक में जाते हैं, हम वहां से क्या लेके आते हैं? भाई कुछ सामान नहीं लेके आते हैं, बल्कि बैंक हमें सेवा प्रदान करते हैं, एक प्रकार की सेवा देते हैं, एक प्रकार की सर्विस देते हैं। जैसे कि हम बैंक में पैसा जमा करा सकते हैं, बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, किसी और को चेक से या अलग अलग माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बीमा, परिवहन। परिवहन मतलब गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह पर बैठकर जाना। तो परिवहन के माध्यम जो है वो हमें कोई चीज नहीं देते, एक सेवा देते, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं। तो जब आप किसी बस में, ट्रक में बैठते हो और एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो, तो आप उसके उपभोक्ता हो जाते हो। इसके अलावा बिजली और जल की आपूर्ति, ये भी सेवा में आता है। आवास, किराए पे रह रहे हो, वो एक सेवा है। निर्माण कार्य, स्वास्थ्य, ये सब क्या है? ये सब हमें सेवाएं है जो कि हमें अलग अलग साधनों के माध्यम से उपलब्ध होती है। जो इन सेवाओं का प्रयोग करता है वो उपभोक्ता हो जाता है। नेक्स्ट परिभाषा है ये फिर उपभोक्ता जागरूकता क्या होता है। उपभोक्ता जागरूकता मतलब उपभोक्ता कोई भी वस्तु या सेवा खरीदते वक्त जागरूक हो, अपने अधिकारों के बारे में जाने, क्या क्या चीजें करे कि उसके साथ कोई फ्रॉड, कोई गलत व्यवहार ना हो। तो उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की गुणवत्ता के विषय में जानकारी होनी चाहिए। उपभोक्ता बाजार में जा रहा है, कोई चीज खरीद रहा है, उससे पहले उसकी क्वालिटी के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के जोखिमों और उत्पाद को बेचने से संबंधित समस्याओं की शिक्षा होनी चाहिए कि ये सामान खरीदूंगा तो इसके क्या क्या जोखिम है, क्या फायदे हैं, ये सब शिक्षा उपभोक्ता को होनी चाहिए। उपभोक्ता के अधिकारों के विषय में उसका ज्ञान होना चाहिए कि हाँ मेरे क्या क्या अधिकार है। यदि मैं कोई बिस्किट लेता हूं, उसकी वजह से मेरे शारीरिक कोई हानि हो जाती है या मानसिक कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है, तो मैं अपने अधिकार कैसे प्राप्त करूंगा? उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार है, वो एक उपभोक्ता को नॉलेज होना चाहिए। उपभोक्ता को अपने उत्तरदायित्व का भी ज्ञान होना चाहिए कि हाँ हमें ये चीजें करनी है ताकि हमारे साथ कोई गड़बड़ ना हो। हमारे कुछ उत्तरदायित्व भी है जिनका हमें ध्यान रखना है एज ए उपभोक्ता। देखते हैं उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता। उपभोक्ता व्यापारियों और सेवा उपलब्ध करवाने वालों की अनुचित व्यापार आचरणों से स्वयं को बचा कर रखे। उपभोक्ता को चाहिए कि वो ऐसे व्यापारियों से अपने आप को बचाए, ऐसे सेवा उपलब्ध करवाने वाले लोगों से अपने आप को बचाए जो कि इनके साथ कुछ गलत व्यापार आचरण कर सकते हैं, कुछ गलत चीज, कोई खराब चीज, कम क्वालिटी की चीज दे सकते हैं या फिर कम मात्रा में दे सकते हैं।
आपसे रुपया तो लिया 1 किलो का, लेकिन आपको 950 ग्राम ही दिया है, 50 ग्राम कम दिया है। तो हमें अपने आप को एज ए उपभोक्ता इन सब चीजों को बचाए रखने की जरूरत है। उपभोक्ता को अपने अधिकारों की उपभोक्ता के रूप में जानकारी होनी चाहिए और उनका तुरंत उपयोग करने की आवश्यकता है। किसी भी उपभोक्ता को उपभोक्ता जागरूकता की ज्ञान होना चाहिए, और यदि उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो इन उपभोक्ता अधिकारों, इन उपभोक्ता जागरूकता का फायदा उठाना चाहिए। उत्पाद की नीची कीमत का भुगतान करने से सहमत होकर बिना मिल मांगे बहुत से उपभोक्ता अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को कर देने से बचने में विक्रेता की सहायता करते हैं। हम जब मार्केट जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो वो जो दुकानदार है वो कहता है कि बिल दूं या नहीं दूं। भाई बिल देना तो जरूरी है, अनिवार्य है, लेकिन फिर भी पूछता है कि बिल दे कि नहीं दे। और हम बिल क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि बिना बिल बनाए वो हमें सामान सस्ते में दे देता है। और यदि आप बिल दे के लोगे तो थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा, और ये जो थोड़ा ज्यादा पैसा है वो सरकार के पास जाता है कर के रूप में। ये बिल लेना इसीलिए अनिवार्य है कि यदि आपके पास कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप इस बिल को दिखाकर अपने उपभोक्ता होने से संबंधित संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बिल लेने के माध्यम से हल्का सा पैसा टैक्स के रूप में सरकार के पास भी जाता है। तो इसीलिए उपभोक्ता जागरूकता में उपभोक्ताओं को उनके उत्तरदायित्वों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। तो उपभोक्ता जागरूकता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उपभोक्ता के अधिकार, उनके उत्तरदायित्व के बारे में उपभोक्ताओं को, सभी लोगों को बताए जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखते हैं भारत में, अपने देश में उपभोक्ता के संरक्षण के लिए क्या काम हो रहा है, किस तरीके से अलग अलग कानून बने हुए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से सरकारी कानून है जो कि उपभोक्ता को संरक्षण करने के लिए बनाए गए। सबसे इंपॉर्टेंट कानून है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सीपीए, जो कि आता है 1986 में। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे कानून थे, जैसे कि खाद्य पदार्थ मिलावट निरोधक अधिनियम 1954, अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 और भार और माप मापक अधिनियम 1976। तो ये कुछ अधिनियम है जिसकी वजह से, अधिनियम मतलब कानून, सरकार जो कानून बनाती है, तो ये ऐसे कानून हैं जो कि उपभोक्ता के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कानून है पहला वाला 1986 वाला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो देश में लाखों उपभोक्ताओं को सस्ता, सरल और शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से बनाया गया। देश में उपभोक्ताओं को सस्ता न्याय मिल सके, यदि उनके साथ कुछ गड़बड़ होती है तो सरल न्याय मिल सके, आसानी से न्याय मिल सके और जल्दी न्याय मिले। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है जब तक कि विशेष रूप से छूट न दी गई हो। ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो हर प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है जब तक कि सरकार ने बताया नहीं हो कि नहीं नहीं, इस वस्तु पे या इस चीज पे, इस सेवा पर यह लागू नहीं होगा। उपभोक्ताओं को यह निश्चय करने की अनुमति दी जाती है कि वे कहां संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। उपभोक्ताओं को यह छूट दे दी जाती है कि वो अपना उपभोक्ता संरक्षण कहां करवाना चाहते हैं। कोई भी कंपनी अपने पसंद के न्यायालय में न्याय प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को बाध्य नहीं कर सकती है। जिस कंपनी से आपने सामान खरीदा और कुछ गड़बड़ हो गई आपके साथ, उस उत्पाद की वजह से कुछ कम क्वालिटी का आ गया है, कुछ कम मात्रा में आ गया है, आपका उपभोक्ता का शोषण हुआ है, तो आप अपना संरक्षण प्राप्त करने के लिए अपने पसंद के न्यायालय में जा सकते हैं, जो कि एक सिस्टम के अनुसार बनाए गए हैं। वो कंपनी आपको बाध्य नहीं कर सकती कि नहीं नहीं, इस न्यायालय में ही आप जा सकते हो। उपभोक्ता कंपनी के सेवा प्रदाताओं पर अपनी व्यक्तिगत सूचना को विक्रेताओं जैसे कि बैंक, बीमा कंपनी आदि को देने के लिए भी मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। जैसे कि एज ए उपभोक्ता मैं किसी कंपनी को अपने डिटेल देता हूं ऑनलाइन फॉर्म पर कि मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे फ़ोन नंबर ये है, मेरी ईमेल आईडी है, और वो कंपनी क्या करती है, मेरा ये जो सूचना है वो किसी और कंपनी को दे देती है। बैंक की कंपनी है, कोई बीमा की कंपनी है, कोई स्वास्थ्य बीमा की कंपनी है, उनको दे देती है और उनका कॉल मेरे पास आता है। तो मैं ये शिकायत कर सकता हूं इस कंपनी के खिलाफ कि मैंने आपको जो सूचना दी थी वो गोपनीय थी, आप तक ही सीमित रखनी थी, आपने आगे सूचना क्यों दी? मैं ये मुकदमा कर सकता हूं। विदेशी एजेंसियां, जो विदेश की कंपनियां हैं, जो कि ई कॉमर्स साइट जैसे कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, अलग अलग जो ई कॉमर्स साइट है जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ये जो विदेशी एजेंसियां है जो ई कॉमर्स साइट के माध्यम से इंटरनेट पर या टेलीफोन पर क्रय विक्रय, खरीद फरोख्त का काम करती है,
अपने उत्पादों को तब तक नहीं बेच सकती जब तक कि उनका कार्यालय भारत में ना हो। तो ये एक इन पे नियम बनाया गया है कि पहले आप अपना ऑफिस भारत में खोलो, तभी जाकर आप भारत के बाजार में अपनी ई कॉमर्स साइट के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से चीजों को खरीद फरोख्त कर सकते हैं। देखते हैं उपभोक्ता की शिकायतों को निपटाने वाली संस्थाएं कौन कौन सी संस्था है जो कि उपभोक्ता को की शिकायतों को ये निपटान करती है, उसका सॉल्यूशन देती है। भारत के नागरिकों के लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब लगभग सभी स्तरों पर कार्य करने के लिए संस्थागत शासन तंत्र बनाए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से दो प्रकार की संस्थाएं हैं। तो भारत में उपभोक्ता का संरक्षण करने के लिए, उपभोक्ता को न्याय दिलाने के लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, तीनों ही स्तर पर अलग अलग प्रकार की संस्थाएं काम करती है। इनको हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, पहला है सरकारी परिषदें और दूसरा है उपभोक्ता न्यायालय। इसके अलावा बहुत सारे एनजीओ है, यानी कि गैर सरकारी संगठन है, जो कि सरकारी नियमों के अंतर्गत पंजीकृत है, मतलब सरकार के अलग अलग नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड है, और ये पीड़ित उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सहायता भी उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो कि उपभोक्ताओं की सहायता करते हैं यदि उनका शोषण होता है। तो एक एक करके देखते हैं कि उपभोक्ता को संरक्षण करने के लिए भारत में किस प्रकार की संस्था है। पहली हमने देखी थी सरकारी परिषद। अब सरकारी परिषद में दो प्रकार की है, एक तो केंद्रीय स्तर पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, और एक राज्य स्तर पर। तो ये जो केंद्रीय स्तर पर है, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर है, उस पर एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, जिसका संचालन उपभोक्ता मामलों के प्रभारी केंद्रीय मंत्री द्वारा किया जाता है, और ये नई दिल्ली में स्थित है। ये जो केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के संरक्षण के लिए परिषद बनाई गई है, उसका जो संचालन है वो कौन करता है? जो केंद्र सरकार के मंत्री, उपभोक्ता मामलात के मंत्री है, वो देखते हैं। और ये नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। वहीं जो राज्य स्तर पर उपभोक्ता को संरक्षण करने के लिए परिषद बनाई गई है, वो लगभग हर राज्य में है, जिसका संचालन उस राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी राज्य मंत्री द्वारा किया जाता है। इनका संचालन जो है वो मुख्य रूप से उस राज्य के जो उपभोक्ता मामलात के राज्य मंत्री है उनके द्वारा किया जाता है। तो ये था सरकारी परिषदें। दूसरा है न्यायालय। अब न्यायालय ही तीनों स्तर पर है, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग, हर राज्य स्तर पर है राज्य उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग, और जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम है। तीनों ही स्तर पर उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए न्यायालय बने हुए हैं। उपभोक्ता न्यायालय जो है ये अर्ध न्यायिक प्रकृति के होते हैं और लोगों के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये अर्ध न्यायिक प्रकृति के होते हैं, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन काम भी करते हैं और ये न्याय दिलाने का भी काम करते हैं। केंद्रीय और राज्य सरकारें इन अदालतों के कार्य के विषय में नीति बनाने के लिए उत्तरदायी होती है। इन अदालतों के बारे में कौन कानून बनाएगा, कौन नीति बनाएगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। संरक्षण शासन तंत्र किस तरीके से काम करता है हम देख लेते हैं। उपभोक्ता किसी उपभोक्ता अदालत में एक लिखित शिकायत देकर स्वयं या वकील के माध्यम से जा सकता है। यदि उपभोक्ता का शोषण होता है तो वो लिखित माध्यम से या तो खुद जा सकता है या किसी वकील को भी हायर कर सकता है। विशेष न्यायालय जिसमें वो जा सकता है वस्तु के मूल्य पर निर्भर करता है। अब वो जिला स्तर पर जाएगा, राज्य स्तर पर जाएगा या केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसने जो उत्पाद खरीदा है वो कितने रुपए का है, उसका मूल्य का है। जैसे कि 20 लाख रुपए तक की मूल्य की वस्तु या सेवा खरीदता है और उसका उपभोक्ता शोषण होता है, तो इस मामले में वो उपभोक्ता जो है वो जिला उपभोक्ता अदालत के सामने एक लिखित शिकायत कर सकता है। तो 20 लाख तक के मामले में वो जिला स्तर की जो उपभोक्ता न्यायालय है वहां पे जा सकता है। यदि 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का सामान है, उसका शोषण हुआ है, तो वो राज्य आयोग में जा सकता है। और यदि 1 करोड़ से ज्यादा मूल्य के मामले में उसका शोषण हुआ है तो फिर वो राष्ट्रीय आयोग में जा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये जो कानून था 1986 वाला, उसके अनुसार सहायता 90 से लेकर 150 दिनों में मिल जानी चाहिए। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में लिखा हुआ है। यदि कोई उपभोक्ता वो जो जिला स्तर की अदालत है उसके फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो राज्य स्तर पर जा सकता है, और यदि वो राज्य स्तर के आयोग के निर्णय से भी खुश नहीं है तो फिर वो राष्ट्रीय स्तर की अदालत में जा सकता है। तो देखते हैं हमें क्या करने की आवश्यकता है जब हमारा उपभोक्ता शोषण होता है, उपभोक्ता के रूप में अपने साथ कुछ गड़बड़ी होती है तो हमें क्या करने की आवश्यकता है, शिकायत कैसे करनी चाहिए।
शिकायत करने के लिए जो भी पीड़ित उपभोक्ता है उसके द्वारा खरीदे गए उत्पाद के नकद भुगतान की रसीद या फिर बिल होना चाहिए। सबसे पहली जो शर्त है वो है आपके पास बिल होना चाहिए कि हाँ, हमने ये सामान खरीदा था, इस तारीख को खरीदा था, इतने का है, इतनी मात्रा है। यानी कि बिल लेना और रसीद लेना एक उपभोक्ता के हित में होता है, साथ ही सरकार के हित में भी होता है। शिकायत का नमूना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा दी गई पुस्तक में दिया होता है। आप किस प्रकार से वो फॉर्म भरेंगे, वो फॉर्म जो है वो इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत की गई पुस्तक में दिया गया है। फिर उपभोक्ता को उचित श्रेणी का चुनाव करना चाहिए जिसमें वह शिकायत कर रहा है। उसको अपने श्रेणी का चुनाव करना चाहिए कि हाँ, मेरा इतने रुपए तक का शोषण हुआ है तो मैं किस श्रेणी में जाऊं, जिला स्तर पर जाऊं, राज्य स्तर पर जाऊं या केंद्रीय स्तर पर जाऊं। तब शिकायत की प्रकृति का संक्षेप में वर्णन करना चाहिए कि हाँ, इस प्रकार की ये बात है, इस संदर्भ में मैं शिकायत कर रहा हूं, मुझे ये चीज मिलनी चाहिए। उपभोक्ता दोष और उसके निदान के विषय में स्पष्ट होना चाहिए, जैसे कि वस्तु को बदलना है या कीमत राशि की वापसी लेनी है या सेवा के विषय में मुझे मुआवजा मिलना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार की गुहार लगा रहा है, न्यायालय में जा रहा है, उसे पता होना चाहिए कि मेरी चीज मैं बदलना चाहता हूं या मुझे बदले में मुआवजे में कुछ पैसा मिले या इस तरीके से मेरे साथ ये हुआ है और मुझे ये न्याय मिले। रसीद या अन्य प्रमाण के दस्तावेज आदि शिकायत के साथ लगा देने चाहिए। जो शिकायत कर रहे हो उसके साथ बाकी जैसे रसीद है, अन्य दस्तावेज लगा देने चाहिए। ये जो पूरा सेट बना रहे हो, ये जो शिकायत है, अलग अलग दस्तावेज है, रसीद है, इस पूरे सेट की 3 कॉपी होनी चाहिए, 3 फोटोकॉपी होनी चाहिए। एक फोटोकॉपी, एक कॉपी तो वो खुद रखेगा, दूसरा जिस कंपनी के खिलाफ वो मुकदमा कर रहा है उसके लिए होगी, और तीसरी कॉपी जो होगी वो अदालत के लिए होगी। एक खुद के लिए, एक सामने वाली कंपनी के लिए और एक अदालत के लिए। प्रमुख रूप से 3 सेट होने चाहिए। आगे देखते हैं। कुछ नाम मात्र की फीस शिकायत करने वाले द्वारा अदालत को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करनी पड़ती है। इसमें कुछ फीस लगती है, ज्यादा नहीं होती है, लेकिन वो हमें अदालत को देनी पड़ती है बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से। ये बात ध्यान रखें कि जिस तारीख को दोष पाया जाता है उसके 2 वर्ष के अंदर शिकायत कर देनी चाहिए। ये खरीदने की तारीख पर निर्भर नहीं करती है। आपने कोई चीज खरीदी और 1 साल बाद पता चलता है आपको कि इसमें दोष है, तो जब आपको पता चलता है कि इसमें दोष है, उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको शिकायत करनी चाहिए, 2 वर्ष के अंदर अंदर। प्रभावित व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकता है या फिर कोई प्रतिनिधि या वकील या पत्र भी भेज सकता है। जिसका शोषण हुआ है, जिस उपभोक्ता का शोषण हुआ है, वो न्यायालय में खुद भी जा सकता है, वकील के माध्यम से भेज सकता है, किसी और व्यक्ति को भेज सकता है या पत्र के माध्यम से भी ये काम किया जा सकता है। यदि शिकायत करने वाले की मृत्यु हो चुकी है तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी अदालत में जा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का उपभोक्ता शोषण हुआ है और वो कार्यवाही के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो कानूनी उत्तरदायित्व है वो ये कार्यक्रम देख सकता है, वो आगे की लड़ाई लड़ सकता है। यदि व्यक्ति नीचे की अदालत के निर्णय से खुश नहीं है तो वो ऊपर की अदालत में जा सकता है, ये हमने देख लिया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि किसी प्रकार यदि अदालत ये सोचती है कि आपकी शिकायत निरर्थक है, गलत है, तो अदालत आप पर ही 10,000 रुपए तक का जुर्माना कर सकती है। आपने न्यायालय में जाके गुहार लगाई कि मेरे साथ इस कंपनी ने ये फ्रॉड किया है एज ए उपभोक्ता, और आप केस लड़ रहे हो, लेकिन अदालत को ये समझ में आ जाए, उसको ये लग जाए कि ये उपभोक्ता ही गलत है, इसने फालतू में ही इस कंपनी पर मुकदमा किया है, तो वो अदालत क्या कर सकती है, उस उपभोक्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा सकती है। यदि इस न्यायालय को लगता है कि उपभोक्ता गलत है, इसने शिकायत ही गलत की है। स्थानीय उपभोक्ता अधिकारी से मिलकर या फिर वेबसाइट जैसे कि ये वाली वेबसाइट और ये core.nic.in, इन वेबसाइट आदि से अद्यतन नियमों की जांच कर लेनी चाहिए कि हाँ, इस उपभोक्ता संरक्षण के क्या क्या नियम है, अदालत में जाने के क्या क्या नियम है, किस तरीके से कार्रवाई होगी। ये अलग अलग वेबसाइट पर या फिर जो स्थानीय उपभोक्ता अधिकारी है उनसे मिलकर हमें नियमों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। शिकायत के बारे में मेल भी किया जा सकता है, आप इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी या फिर वेबसाइट उत्पाद के कवर पर छपी होती है। अब इसकी ईमेल आईडी जो है, इसकी जो वेबसाइट है, वो कोई भी आप जो उत्पाद ले रहे हो उस पर छपी हुई होती है। देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका क्या होती है, एनजीओ की भूमिका क्या होती है। तो ये जो एनजीओ है, जैसे कि उपभोक्ता पीड़ा एक एनजीओ है, भारत की उपभोक्ता मार्गदर्शक परिषद या फिर सामान्य उद्देश्य या फिर उपभोक्ता अदालत, ये कुछ एनजीओ है। वहां पर जाकर भी यदि आपका उपभोक्ता शोषण हुआ है
तो वहां पर जाकर भी आप शिकायत कर सकते हैं। ये जो एनजीओ है न केवल मुकदमा डालने में सहायता करते हैं बल्कि ये मानव शक्ति के रूप में और अन्य सहायता भी उपलब्ध करवाते हैं। तो ये मुकदमा डालने में भी आपकी हेल्प करते हैं और अलग अलग प्रकार की आपकी ये हेल्प करते हैं। एनजीओ उपभोक्ताओं को अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में शिक्षित करने के बहुत से कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। ये जो एनजीओ है वो उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, उपभोक्ताओं को शिक्षा देने के लिए भी अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जागो ग्राहक जागो नाम के उपभोक्ता सहायता संगठन से भी संपर्क कर सकता है। आपने जागो ग्राहक जागो नाम का नाम जरूर सुना होगा। तो इस संगठन से भी हम संपर्क कर सकते हैं यदि अपना उपभोक्ता शोषण होता है। यह लगभग प्रत्येक समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से संपूर्ण सूचना उपलब्ध करवाता है। मुख्य रूप से ये ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को जागरूक करने का काम करता है। बैंकिंग, बीमा, कर और टेलीफोन संचार से संबंधित समस्याओं की कुछ अन्य वेबसाइट भी है। अगर इन सेवाओं से संबंधित आपकी कुछ समस्या है तो इसके लिए भी वेबसाइट यहां पर बताई गई है, जैसे कि bankingombuddsman.org.in। बैंकों से संबंधित आपको कोई शिकायत है तो आप इस वेबसाइट पे जाकर बैंकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अलग अलग सेवाओं के लिए ये वेबसाइट होती है। कुछ प्रमुख वेबसाइट के नाम बताए गए हैं। देखते हैं शिकायत करने के आधार क्या है। एक तो सेवा में कमी, आपने कोई चीज ली और वो सही समय पर वो सेवा उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, सेवा करने में आनाकानी कर रहे हैं, आपके सवालों का संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसके आधार पर आप शिकायत कर सकते हो। इसके अलावा उस उत्पाद में कोई दोष पाया गया है, क्वालिटी खराब है, गुणवत्ता में कमी है, अपर्याप्तता है, मतलब कि आपने 1 किलो का पैसा दिया है और बदले में आपको 900 ग्राम या 950 ग्राम ही मिला है, मतलब आपका उपभोक्ता शोषण हुआ है। तो इस आधार पर आप शिकायत कर सकते हैं। देखते हैं उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार होते हैं। पहला अधिकार है सूचना का अधिकार। जैसे कि कोई भी आप चीज लेते हो, मान लीजिए कि आपने 5 रुपए का बिस्किट लिया है, तो उस बिस्किट के पैकेट पर सब कुछ लिखा होगा, उस कंपनी का नाम लिखा होगा, जिस कंपनी का ये बिस्किट है, ये कब बना है, कब इसका निर्माण हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है, उसकी दिनांक लिखी होगी, कब तक उसको आप यूज कर सकते हो, खराब होने की तिथि, एक्सपायरी होने की डेट क्या है वो भी उस पर लिखी होगी, इस बिस्किट में क्या क्या मिलाया गया है वो सब लिखा होगा, किस कंपनी ने बनाया उसका एड्रेस क्या है वो भी लिखा होगा। यानी कि अलग अलग चीजों के बारे में हमें सूचना का अधिकार है। तो उसके कीमत के बारे में, उसके वजन के बारे में, उसके ब्रांड के नाम के बारे में, उसका निर्माण और समाप्ति तिथि यानी कि एक्सपायरी डेट क्या है, गुणवत्ता पहचान चिन्ह। गुणवत्ता को देखने के लिए अलग अलग प्रकार की संस्थाएं काम करती है। गुणवत्ता अच्छी होती है तो वो अपना चिन्ह उस पर लगाती है, तो वो चिन्ह भी होता है कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी का है। इसके अलावा इस चीज में क्या क्या संगठक है, क्या क्या चीजें मिली हुई है, इस कंपनी से आप संपर्क कैसे कर सकते हैं, मोबाइल नंबर क्या है, वेबसाइट क्या है, ईमेल आईडी क्या है, अलग अलग प्रकार की सूचनाएं होती है जिसकी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आती है। दूसरा है चुनाव का अधिकार। दुकानदार आपको कोई भी चीज लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। जैसे कि टूथपेस्ट के साथ बोले कि ये टूथब्रश भी आपको लेना ही लेना पड़ेगा, लेकिन आपके चुनाव के अधिकार के अंतर्गत आप कह सकते हो कि नहीं, मेरे को तो टूथपेस्ट ही चाहिए, ब्रश रहने दीजिए। यानी कि हमें चुनाव करने का अधिकार है उपभोक्ता के रूप में। नेक्स्ट है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार जैसे कि आपने मोबाइल फोन लिया और कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में या कुछ साल बाद ये बैटरी में से एकदम फट गया और इस बैटरी के फटने की वजह से घर में आग लग गई, छोटे मोटे चीज के नुकसान हो गए, घर को नुकसान हो गया, शारीरिक रूप से आपको नुकसान हो गया, तो यानी कि अब आप उपभोक्ता न्यायालय में जाकर इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हो, अपना संरक्षण प्राप्त कर सकते हो। मतलब आपको सुरक्षा का अधिकार है। जो भी उत्पाद, जो भी सेवा आप ले रहे हो उसके प्रति सुरक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट है सुने जाने का अधिकार। ये सुने जाने का अधिकार क्या होता है? उपभोक्ताओं के हितों पर उचित अदालतों में ठीक प्रकार से ध्यान दिया जाएगा। आपके साथ कुछ गड़बड़ी होती है एज ए उपभोक्ता, तो आप उचित न्यायालय में जाकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। आपको सुना जाएगा यदि उपभोक्ता के रूप में आपका शोषण होता है। यह अधिकार भारतीय उपभोक्ताओं को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे दोषपूर्ण उत्पाद और गलती करने वाले उत्पादक कंपनी या विक्रेता के विपरीत निडरता से आवाज उठा सके। तो यह अधिकार हमें यह देता है कि यदि कोई विक्रेता है, कोई व्यापारी है, कोई कंपनी है, हमारे साथ एज ए उपभोक्ता, हम उपभोक्ता है और हमारे साथ कुछ गड़बड़ी करता है, कुछ दोषपूर्ण उत्पाद,
खराब क्वालिटी का उत्पाद जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है या कम मात्रा में हमें देता है, तो हम उसके खिलाफ निडर पूर्वक आवाज अपनी उठा सकते हैं। संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार मतलब उपभोक्ता को अनुचित और शोषण करने वाली व्यापार नीति के कारण हानि होने पर मुआवजा मिल सकता है। किसी कंपनी ने, किसी व्यापारी ने एज ए उपभोक्ता आपके साथ चीटिंग की है तो आपको उचित मुआवजा मिलेगा। जैसे कि फोन की बैटरी फट गई थी, आपको नुकसान हुआ, तो उस नुकसान की भरपाई के रूप में आपको कुछ मुआवजा मिलेगा। यह है संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। नेक्स्ट है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। एक उपभोक्ता को जागरूक बनाए जाने का अधिकार है आपको कि हमें वो सारी शिक्षा मिले जो कि एज ए उपभोक्ता हमारा अधिकार है। तो उपभोक्ताओं की उन योजनाओं और सूचनाओं तक पहुंच होनी चाहिए जिससे कि वे खरीदने से पहले और बाद में बेहतर निर्णय ले सके। योजनाओं के बारे में, अलग अलग सूचनाओं के बारे में एक उपभोक्ता को पता होना चाहिए ताकि वो कोई भी उत्पाद खरीदने से पहले और उसके दौरान चीजों को जांच सके। जैसे कि आईएसआई मार्क होता है, आपने आईएसआई मार्क देखा होगा। ये इस प्रकार का होता है आईएसआई मार्क, ऐसे डब्बे में बंद होता है मुख्य रूप से। तो आईएसआई मार्क है, एग मार्क है, बीआईएस है, और ऐसी बहुत सारी अलग अलग योजनाएं और मार्का है, अलग अलग संस्थाएं हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि यदि वो किसी उत्पाद पर ऐसा मार्क लगाती है तो मतलब वो उत्पाद बढ़िया है। तो ये तभी पता चलेगा जब आपको शिक्षा मिलेगी एज ए उपभोक्ता। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। कुछ उत्तरदायित्व भी है। एक उपभोक्ता के अधिकार के साथ साथ उसके कुछ उत्तरदायित्व भी है, कुछ कर्तव्य भी है। पहला है विज्ञापनों से व्यवहार करना। भाई बहुत सारे विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हम, समाचार पत्र में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, इंटरनेट पर, यूट्यूब पे, अलग अलग जगह हम विज्ञापन देखते हैं। और ये विज्ञापन अलग अलग तरीकों से आपको लोभ में डालते हैं, आपको ललचाते हैं। तो हमें सोच समझकर इन विज्ञापनों को देखना चाहिए और विज्ञापनों के इतर इन विज्ञापनों से हटकर उस चीज के बारे में सही जानकारी लेकर ही फिर उस चीज को खरीदना चाहिए। यह अपना उत्तरदायित्व है। तो उपभोक्ताओं को ऐसे धोखे के विज्ञापनों से सावधान रहने की जरूरत होती है। सोच समझकर कोई भी उत्पाद, कोई भी सेवा लेनी चाहिए। दूसरा है गुणवत्ता प्रमाणित उत्पाद खरीदना। ऐसे उत्पाद खरीदो जिसकी गुणवत्ता प्रमाणित हो चुकी है अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से। जैसे कि अभी हमने देखा भारतीय मानक संस्थान आईएसआई, ये भी गुणवत्ता बताता है कि इस चीज की क्वालिटी कैसी है। अगर गुणवत्ता में वो पास हो जाते हैं तो फिर तभी ये आईएसआई मार्क लगता है। इसी प्रकार खाने पीने की चीज पर एग मार्क होता है। तो उपभोक्ताओं को आईएसआई, एग मार्क, इन चिन्हों वाले उत्पादों का चयन करना चाहिए क्योंकि इनकी गुणवत्ता की परीक्षा की जा चुकी है। खाद्य उत्पाद और दवाइयां खरीदने से पहले उपभोक्ताओं को उनकी समाप्ति की तिथि अवश्य देखनी चाहिए। हमें खाने पीने की चीज खरीदते वक्त या फिर दवाइयां खरीदते वक्त मुख्य रूप से देखना चाहिए कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब खत्म हो जाएगी। अगर आप दुकानदार के पास गए, उसने सामान दिया, आपने बिना चेक किए ही वो खरीद लिया, घर पे आने के बाद पता चला कि वो समाप्त होने की तिथि है 1 जनवरी 2017 और आप उसे लेने गए 5 जनवरी 2017, यानी कि ये तो 4 दिन पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी, ये समाप्त हो चुकी थी। अब ये फायदा नहीं बल्कि नुकसान भी कर सकती है। तो ये अपना उत्तरदायित्व है कि कोई भी खाद्य चीज या कोई भी दवाई या कोई भी अन्य वस्तु खरीदते से पहले हमें उसकी एक्सपायरी डेट, इसके समाप्त होने की तिथि जरूर देखनी चाहिए। साथ ही खरीद के बिल की मांग करना यह भी अपना उत्तरदायित्व है कि खरीदने के बाद हम दुकानदार को बोले कि हमारा बिल दीजिए इस सामान का, ताकि कुछ गड़बड़ी होती है तो वो बिल एक सबूत के तौर पे काम में आ सके। नेक्स्ट है हरित उपभोक्ता होना। यह भी अपना उत्तरदायित्व है। हरित उपभोक्ता मतलब ग्रीन कंज्यूमर। हमें ऐसी चीजों को खरीदने पर बल देना चाहिए जो कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। तो हमें प्लास्टिक का सामान खरीदने की बजाय जूट से बना, कपास से बना, लकड़ी से बना इन सामानों को खरीदना चाहिए। तो हम हरित उपभोक्ता बन सकते हैं। यह भी अपना एक उत्तरदायित्व है। देखते हैं भारत में उपभोक्ता आंदोलन के कुछ प्रमुख विषय। मुख्य रूप से दो विषय के बारे में दो बातें करनी है। पहली बात है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता। भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गांवों वाले एरिया है, वहां पर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत ज्यादा है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को नकली ब्रांड, कम वारंटी और कम गारंटी वाले, नकल, अनुपयुक्त कीमत, विभिन्नताओं की कमी और ऐसे ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से ग्रामीण
उपभोक्ताओं का शोषण होता है। नकली ब्रांड हो जाएगा, लिखा कुछ और होगा और अंदर कुछ माल अलग ही होगा। कम गारंटी और कम वारंटी वाला सामान, वारंटी मतलब आप उस दौरान ठीक करवा सकते हो और गारंटी मतलब आप उस दौरान चीजें बदलवा सकते हो। तो कम गारंटी और कम वारंटी दे देंगे या फिर नकली सामान दे देंगे, अनुपयुक्त कीमत लगा देंगे, होगी वो 5 रुपए की 7 रुपए लेके बेचेंगे। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं का शोषण बड़ी मात्रा में होता है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गंभीरता के साथ उपभोक्ता जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा और गंभीरता से काम करने की जरूरत है। दूसरा जो प्रमुख विषय है वो समय से न्याय दिलाना। यदि किसी उपभोक्ता का शोषण होता है तो उसे न्याय मिलेगा, ये ठीक बात है, लेकिन समय से न्याय मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि न्याय में देरी का मतलब होता है न्याय को नकारना। न्याय में देरी का मतलब है आप उसे न्याय दे ही नहीं रहे हो। तो सरकार ने 2003 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये जो कानून आया था 1986 में, ऐसी देरियों को समाप्त करने के लिए संशोधन किया, मतलब उसमें बदलाव किया, जिसके अनुसार उपभोक्ता अदालतें कोई भी स्थगन नहीं दे सकती है। तो समय पर उपभोक्ताओं को न्याय मिले, इसके लिए 2003 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया। तो आज की क्लास में हमने जाना उपभोक्ता के बारे में कुछ बेसिक बातें और उपभोक्ता के संरक्षण के लिए भारत में क्या क्या कानून है, किस किस तरीके से काम किया जा रहा है। तो आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें समझी है उसको आज ही रिवाइज करना है ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।